बात 29 अप्रैल 1999 की है। दिल्ली में गर्मी थी और मेहरौली के पास एक कुतुब कॉलोनेट इलाका है, जहाँ पे एक पुरानी हवेली टाइप उनकी जगह थी, जिसको रेनोवेशन किया गया और उसको ठीक-ठाक करके एक टैमरिंड कोर्ट रेस्टोरेंट बनाया गया। और इसको बनाने की जो जिम्मेदारी ली थी, वो बीना रिमानी, एक बहुत ही बड़ी सोशलाइट हाई सोसाइटी में उठना बैठना, तो उनका ये रेस्टोरेंट था, टैमरिंड कोर्ट। और साउथ दिल्ली में जो लोग रहते हैं वो इस रेस्टोरेंट से काफ़ी अच्छे तरह से वाकिफ होंगे। काफ़ी पॉपुलर पार्टीज के लिए ये रेस्टोरेंट हुआ करती है। और चूंकि टैमरिंड कोर्ट जो रेस्टोरेंट है, उसकी एक खासियत ये थी कि ये मेहरौली में जिस जगह पर है, वहां से कुतुब मीनार बिल्कुल साफ दिखता है और ओपन एरिया भी है। तो लोग जनरली रात को एंजॉय करने के लिए यहाँ पहुंचते थे। हालांकि इस रेस्टोरेंट के पास दारू सर्व करने का लाइसेंस नहीं था। अप्लाई किया हुआ था लेकिन मिला नहीं था। तो चोरी छुपे भी वहां पे ये सारी चीजें हुआ करती थी। और चूंकि हाई प्रोफाइल लोग थे और बीना रवानी का अपना एक रुतबा था, तमाम ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस अफसर सब जानते थे। बीना रमानी की जो बेटी है मालिनी रमानी, वो मॉडलिंग की दुनिया में थी और बॉलीवुड और तमाम लोगों से उनके भी अच्छे रिश्ते। और बीना रमानी के जो हस्बैंड, वो कनेडियन सिटीजनशिप उनको मिला हुआ थे, जॉर्ज मेलहॉर्ड नाम था। और उनकी बीना रमानी की बेटी, उनके हस्बैंड और वो तीनों मिलके ये रेस्टोरेंट चलाते थे। बाकी दिन के अलावा भी हर थर्सडे नाइट को यहाँ एक स्पेशल पार्टी हुआ करती थी और उस पार्टी का नाम ही था थर्सडे स्पेशल नाइट। तो इसमें वो लोग जाते थे जो जानते हैं इस रेस्टोरेंट के बारे में, ताकि ताकतवर लोग भी आते थे, तो लोकल पुलिस लोग भी कुछ नहीं कहते थे। दबदबा ऐसा था। तो 29 अप्रैल 1999 को थर्सडे का दिन था और उस दिन भी थर्सडे स्पेशल पार्टी रखी गई थी। लेकिन पार्टी इस तरीके से रखी गई थी कि जो पीना रमानी के हस्बैंड थे, वो उसी हफ्ते कनाडा जा रहे थे 6 महीने के लिए। क्योंकि वो कैनेडियन सिटीजन थे, तो आना जाना लगा रहता था बिजनेस और काम के सिलसिले में। तो बीना रमानी ने ये कहा कि फेयरवेल पार्टी है, हस्बैंड 6 महीने के लिए बाहर जा रहे हैं, तो उसके नाम पर ये पार्टी रखी। तो जाहिर सी बात है कि हस्बैंड के जाने पर जो पार्टी रख रहे हैं उसमें अपने लोग और मेहमान होंगे। तो ये तो सीधी सी बात है कि वहां पर बाहर से आके कोई पैसे देके शराब और खाना ये सब नहीं खाएगा पिएगा। लेकिन बाद में जो पता चला कि ये एक तरह का धोखा था। एक्चुअली इसी नाम पे कभी किसी के फेयरवेल पे, कि कभी किसी के बर्थडे पे, कभी किसी के गेट टुगेदर के नाम पे वहां पार्टी रखी जाती थी। और उस पार्टी की खासियत ये होती थी कि जो खास खास लोग थे, उसके अलावा जो लोग बाहर से आते थे, जिन्हें पता था कि यहाँ पार्टी होती थी, उसके लिए खुफिया कूपन होता था। कूपन आपको लेना पड़ता था, उसके पैसे देने पड़ते थे। फिर आप जाइए, आपको बार में शराब पीनी हो, शराब पीजिए, खाना खाइए, बकायदा, लेकिन बकायदा उसके चार्ज लिए जाते थे, पैसे लिए जाते थे, क्योंकि उसके पास बार के लाइसेंस थे नहीं। तो 29 अप्रैल 1999 को भी बकायदा जो तमाम लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे, जिन्हें मालूम था कि इस रेस्टोरेंट में इस तरह की चीजें होती हैं, वो सारे वहां पहुंचे। सबने अपने अपने हिसाब से कूपन लिया। खबर यह भी है कि उसमें एक दिल्ली पुलिस के एक बड़े अफसर भी वहां उस रात उसमें गए थे। हालांकि वो बहुत जल्दी निकल गए थे वहां से। तो हाई सोसाइटी के लोग अक्सर जाया करते थे। तो 29 अप्रैल की रात को भी यह पार्टी वहां पर चल रही थी। और उसी टैमरिंड कोर्ट, जो वहाँ वो रेस्टोरेंट है, वहाँ थर्सडे स्पेशल नाइट में उसके अंदर जो एक बार बनाया गया था, तो उसका नाम रखा गया था वंस अपॉन अ टाइम। तो वंस अपॉन अ टाइम बार वहां पे था। उस दिन खास तौर पे जेसिका लाल एक मॉडलिंग की दुनिया में अपनी किस्मत आजमा रही थी, 34 साल उम्र, और छोटी मोटी मॉडलिंग के असाइनमेंट भी किया करती थी। जेसिका लाल की दोस्ती थी बीना रमानी की बेटी मालिनी रमानी से, जो वो भी एक मॉडलिंग के ही फील्ड से थी और दोनों एक ही फील्ड के थे, तो उन दोनों का साथ में उठना बैठना था।
तो मालती रामानी ने उस दिन जेसिका लाल को कहा कि हमारे यहाँ ऐसे ऐसे है, तुम वहां पर आके और बार टेंडर के रूप में काम करो। तो ऐसी जो बड़ी पार्टीज होती है हाई सोसाइटीज की, उसमें जो ड्रिंक सर्व करते हैं वो भी आम वेटर्स और इस तरह के नहीं होते, बल्कि थोड़े बड़े लोग, मॉडल, इस तरह के लोगों को खड़ा किया जाता, ताकि उसे थोड़ा वजन बढ़े, माहौल भी बने और ऐसा लगे कि ये बड़े लोगों की पार्टी है, पॉश पार्टी है। तो वो 2 मॉडल उस दिन ऐसे थे जिसे आप बार टेंडर कहे या बार मेड कहे, उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उसमें एक जेसिका लाल थी और दूसरा नाम था शाइन मुंशी। और शाइन मुंशी जो था वो भी मॉडलिंग की दुनिया में भी उस टाइम में अपनी किस्मत आजमा रहा था और छोटे मोटे फिल्मों में भी ट्राई कर रहा था। शाइन मुंशी और जेसिका लाल उस थर्सडे की रात को उस रेस्टोरेंट में मेहमानों को ड्रिंक सर्व कर रहे थे। इधर दूसरी तरफ उसी टैमरिन कोर्ट से लगभग 15 से 18 किलोमीटर की दूरी पर साउथ दिल्ली में एक न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी इलाका है। तो उस दिन मनु शर्मा, सिद्धार्थ वशिष्ठ असली नाम है, मनु शर्मा हरियाणा के एक ताकतवर मंत्री विनोद शर्मा का बेटा, और उस वक्त वो हरियाणा कांग्रेस में जनरल सेक्रेटरी के पद पे थे। विनोद शर्मा पॉलिटिशियन होने के अलावा वो काफी दौलतमंद, अपना उसका बिजनेस का, होटलों का अपना एक चैन है। तो विनोद शर्मा का बेटा मनु शर्मा उस दिन उसको चंडीगढ़ जाना था, क्योंकि चंडीगढ़ में उनका घर है, सारा बिजनेस, सब कुछ, मतलब एक तरह से वहां सेट है। तो मनु शर्मा को वहां जाना था उसी थर्सडे को, लेकिन वो चंडीगढ़ नहीं जाता, वो पहुंच जाता है न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी। और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में वहां उसका एक दोस्त रहता था जिसका नाम था अमरिंदर सिंह टोनी। टोनी जो था वो कोको कोला कंपनी के बॉटलिंग प्लांट का जीएम था। तो मनु शर्मा पहुंचता है न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी रात करीब 7-8 बजे। वहां उसको टोनी मिलता है। टोनी के साथ उसका एक और दोस्त था, उसका नाम था आलोक खन्ना। ये टोनी का दोस्त था। और थोड़ी देर के बाद विकास यादव भी वहां पहुंच जाता है। तो ये 4 लोग बैठ के वहां ड्रिंक कर रहे होते हैं न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में, टोनी के घर पे। ड्रिंक करने के बाद अचानक रात करीब 11, सवा 11 का वक्त होता है। फिर ये चारों, उसमें मनु शर्मा चूंकि पहले भी बिना रवानी के रेस्टोरेंट में जा चुका था, तो वो कहता है कि चलो टैमरिन कोर्ट चलते हैं, आज थर्सडे नाइट स्पेशल है। तो वो तीनों तैयार हो जाते हैं। फिर ये चारों 2 अलग अलग गाड़ियों में महरौली पहुंचते हैं न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी से। उस वक्त रात 12 से ऊपर का वक्त हो चुका था। वहां जाते हैं, ये लोग कूपन लेते हैं। कूपन लेने के बाद मनु शर्मा वंस अपॉन अ टाइम जो वहां पे बार था वहां पे जाता है, और उस वक्त जेसिका और शाइन मुंशी दोनों मौजूद थे। और चूंकि उस वक्त तक उस दिन भीड़ बहुत थी, गेस्ट बहुत ज्यादा थे, तो ड्रिंक्स खत्म हो चुका होता है। कुछ बचे हुए थे, शायद कुछ खास मेहमानों ने अपने लिए रखवाया था। बीना रमानी और उसके हस्बैंड ने अपने लिए, और उसके कुछ और गेस्ट जो आने वाले थे या कुछ लेट तक रहेंगे उसके लिए रखवाया था। लेकिन यह था कि कुल मिला के खत्म हो चुका था। तो मनु शर्मा काउंटर पर जाता है और जेसिका से कहता है उसको ड्रिंक चाहिए। जेसिका बोलती है टाइम ओवर हो गया और ड्रिंक अब है ही नहीं। तो वो 1-2 बार उससे रिक्वेस्ट करता है। फिर वो अपने पर्स से 1000 रुपए निकालता है और जेसिका को देता है कि मुझे सिर्फ एक पैक दे दो तुम, उसके लिए तुम 1000 ले लो। जबकि वो कूपन ऑलरेडी वो लोग ले चुके थे, उसके बाद भी वो पैसे ज्यादा दे रहा था। जेसिका उससे कहती है कि आप मुझे पैसे मत दिखाओ, मतलब मैंने बोल दिया नहीं है मतलब नहीं है। तो ऑलरेडी ये लोग पिछले 3 घंटे से ये चारों ड्रिंक कर रहे थे न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में टोनी के घर पे। थोड़े हाई थे, नशे में था मनु शर्मा। तो वो अपना .22 बोर का जो उसका अपना लाइसेंसी रिवॉल्वर था उसको निकालता है और जेसिका को धमकाता है रिवॉल्वर दिखा के कि आप ड्रिंक दो। तब जब वो फिर मना करती है तो वो उसे और धमकाने के लिए, और बाकी 3 दोस्त भी खड़े हुए थे तो उसको लगा कि इसकी इंसल्ट हो रही है, तो एक फायर करता है वो सीधे छत पे, वो जहां पे जेसिका खड़ी थी उसके सीधे ऊपर।
और वो रिवॉल्वर का मुंह ऊपर करता है और फायर कर देता है, और फायर करने पर बोलता है कि अब दे दो वरना हम तुमको गोली मार देंगे। जेसिका को लगता है कि नशे में वो ऐसे ही बोल रहा है, तो वो फिर से मना कर देती है। तो वो रिवॉल्वर का मुंह छत के बजाय जेसिका की ओर लाता है और सीधा फायर कर देता है, और गोली सीधे जेसिका के कनपटी में लगता है और जेसिका गिर पड़ती है। शायन मुंशी और जो था वो उसके बराबर में मौजूद था, और जब गोली लगती है तो ये टोनी, डीपी यादव का बेटा विकास यादव और वो आलोक खन्ना, तीनों को यह एहसास हुआ कि ये क्या हो गया। तीनों घबराते हैं और वहां से निकलते हैं। तो वहां पे वैसे भी म्यूजिक का शोर था और सब पार्टी में लगे हुए थे। बहुत सारे लोगों ने ये गोली की आवाज सुनी भी नहीं थी, और जेसिका इधर गिर पड़ती है, और ये तीनों जो है वो यहाँ से धीरे से खिसक जाते हैं, जब तक शायन मुंशी शोर मचाता है। और बाकी लोग जो और थे वहां पर, वो अफरा तफरी में भागते हैं, इधर उधर जाते हैं। उसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर ये चारों वहां से बाहर निकलता है, और बाहर निकलने के बाद उस रेस्टोरेंट से बाहर भाग जाता है। इधर फिर बीना रमानी और तमाम लोग आते हैं कि जेसिका लहूलुहान जमीन पे है, उसको फौरन उठा के एक पास के असलोक हॉस्पिटल था वहां ले जाते हैं। वहां डॉक्टर देखता है और कहता है इनको आप कहीं और ले जाओ, लेकिन उसके बाद इनको फिर अपोलो हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लेकिन ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो चुकी थी, तो हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते जेसिका की मौत हो चुकी है, और डॉक्टर जो है वो डेथ घोषित कर देते हैं। अब ये सारी चीजें इधर हो गई। इधर ये लोग बाहर भागते हैं और दो अलग अलग ग्रुप में भागते हैं। विकास यादव और टोनी अलग ग्रुप में, मनु शर्मा बिल्कुल अलग। मनु शर्मा सबसे पहले वहां पर ही जाकर महरौली में एक सुनसान जगह पर पैदल ही भाग रहा था, और वो उस रिवॉल्वर को एक जगह पर छुपा देता है मिट्टी के नीचे, और फिर वो निकलता है, फिर फोन पे आपस में बात करता है, फिर वो उसको पिक करता है। फिर वो पिक करने के बाद वापस थोड़ी देर के बाद आते हैं उसी जगह पर जहां पर इसने रिवॉल्वर छुपाया था। उसके बाद उसका एक दोस्त था, वो जो यूएस से आया था, उसे बोलता है कि तुम यहाँ से निकालो मिट्टी से। फिर वो निकालता है, फिर बोलता है कि तुम इसे डिस्ट्रॉय कर देना। बाकी सब अलग अलग चले जाते हैं, लेकिन विकास यादव मनु शर्मा को लेके डीपी यादव का घर है गाजियाबाद में, वहां पहुंचता है। जिस सफारी कार में ये लोग थे वो अगले दिन नोएडा में लावारिस बरामद होती है। फिर उसके बाद सब अलग अलग भाग जाते हैं, क्योंकि मालूम था कि यह मामला बड़ा है। और इधर पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है मामले की, बयान दर्ज होते हैं, अखबारों में सुर्खियां आती है, तमाम जगहों पर खबरें। दिल्ली में एक मॉडल का इस तरह से मर्डर, वो भी कातिल के तौर पर जिसका नाम आ रहा है वो एक बड़े बाप का बेटा, हाई सोसाइटी। फिर उसमें बहुत सारी चीजें आई कि ये रेस्टोरेंट कैसे चल रहा था, कि जब इसके पास बार का लाइसेंस नहीं था। इतनी चीजें देखकर एक दो पुलिस वालों के ऊपर भी उंगली उठी कि वो लोग वहां मौजूद थे, लेकिन वो लोग ने बोला कि मैं इस हादसे से पहले जा चुका हूँ। ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, मतलब सारे रईस लोग उस पार्टी में लगभग जमा थे। गरीबों के लिए पार्टी थी भी नहीं, और वो जा भी नहीं सकते थे। तो ये धीरे धीरे फिर खबरें आने शुरू हुई, फिर प्रेशर पड़ा, फिर इन लोगों के नाम, क्योंकि शुरुआत में बताए गए थे कौन था क्या था, तलाश शुरू हुई, सारे भाग गए। फिर एक एक करके इन लोगों को ढूंढा जाने लगा, लेकिन कोई मिला नहीं। तो सबसे पहले उसके बाद 4 मई को अमरदीप सिंह का, जो कोको कोला का जो बॉटलिंग प्लांट का जीएम था, उसको पुलिस अरेस्ट करती है। फिर वो खुलासा करता है कि क्या क्या हुआ था। फिर 8 मई को फिर बीना रमानी और उनकी बेटी और उनके हस्बैंड जॉर्ज मेलहॉर्ड, इन तीनों को पुलिस पकड़ती है, क्योंकि तब तक मीडिया का भी प्रेशर आ गया था कि इस तरीके से रेस्टोरेंट में इलीगल शराब सर्व होती है, शराब की वजह से एक की जान चली गई। तो इन तीनों को गिरफ्तार किया जाता है, पटियाला हाउस कोर्ट में ले जाया जाता है। लेकिन हैरत की बात यह थी कि तीनों को गिरफ्तार करने के बाद फौरन जमानत भी दे दी जाती है। और उसकी वजह यह थी कि बीना रमानी ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर थी, उनकी बेटी मालिनी रमानी यूएस पासपोर्ट होल्डर थी, और हस्बैंड जो थे जॉर्ज मेलहॉर्ड, वो ऑलरेडी कैनेडियन सिटीजन थे। तो इन सारी चीजों को देखकर उनके ऊपर केस भी बड़ा हल्का था, कि वो यही था कि आबकारी एक्ट के तहत
एक्साइज एक्ट के तहत आप बिना लाइसेंस के इसको चला रहे थे। पुलिस ने उसे गिरफ्तार तो किया, लेकिन कुछ घंटों के अंदर उन लोगों को जमानत मिल गई। उधर मेन एक्यूज फरार मनु शर्मा भी नहीं, विकास यादव भी नहीं। फिर विकास यादव पहुंच जाता है सीधे मिजोरम। वो मिजोरम में जाके अग्रिम जमानत ले लेता है, और वो अग्रिम जमानत लेने के बाद वापस दिल्ली आता है 19 मई को, इस इंसिडेंट के करीब 20 दिन के बाद। और कमाल देखिए कि 19 मई को सीधा आता है और आईटीओ का पुलिस हेडक्वार्टर है दिल्ली पुलिस का, वहां पहुंचता है और सीधा जाके पुलिस के सामने वो सरेंडर करता है। तो पुलिस को लगता है चलो अरेस्ट करेंगे, लेकिन उसके बाद वो मिजोरम कोर्ट का अग्रिम जमानत का वो दिखाता है, तो पुलिस उसको कुछ घंटों के बाद ही पुलिस हेडक्वार्टर से जाने देती है। लेकिन फिर उसको 30 मई को दोबारा पकड़ती है। मतलब 19 मई को कोर्ट हेडक्वार्टर पहुंचता है अग्रिम जमानत के साथ, फिर उसको पुलिस 11 दिन तक उसको छोड़े रहती है, फिर 30 तारीख को उसको दोबारा गिरफ्तार करती है। इस बीच मनु शर्मा के भी फैमिली पर बहुत प्रेशर था, उसके ऊपर भी बहुत प्रेशर था, तो मनु शर्मा भी सरेंडर कर चुका होता है। तो कायदे से ये जो चारों थे और आलोक खन्ना, ये सब अरेस्ट हो चुके थे। फिर धीरे धीरे तमाम लोगों के नाम आते हैं, उसमें टोटल करीब 9 लोगों के नाम आते हैं जो अलग अलग तौर पर इनको भागने में मदद की, इनको शरण दिया। उनमें एक नाम क्रिकेटर युवराज सिंह के जो फादर योगराज सिंह थे, उनको भी एक्यूज बनाया गया कि आपने मुजरिम है, इनको क्यों छुपने में मदद की, पुलिस को भी इन्फॉर्म नहीं की, तो वो भी नाम था उनका भी। तो ये सारी चीजें हुई। उसके बाद पुलिस ने करीब 3 महीने के अंदर चार्जशीट दाखिल करनी होती है, तो 3 अगस्त 1999 को दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। लेकिन जब तक ये मामला चला 3 महीने में, दिल्ली पुलिस के जो एसएचओ इस मामले की जांच करता है महरौली पुलिस स्टेशन का, वो लगातार रडार पर था। शुरू से यह था कि चूंकि बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, बड़े लोग के बच्चे इन्वॉल्व हैं, तो पुलिस किसी भी तरह इस केस को कमजोर कर रही है। तो ये चीज बहुत जल्दी सामने भी आ गई। जब चार्जशीट दाखिल हुई और ये कोर्ट में मामला गया, और कोर्ट में मामला जाने के बाद जो ट्रायल कोर्ट, वहां पे ये करीब 6 साल तक मुकदमा चला। और 6 साल के बाद 21 फरवरी सन 2006 को दिल्ली के ट्रायल कोर्ट ने इन 9 के 9 लोगों को बरी कर दिया। जबकि मनु शर्मा के खिलाफ 302 का मामला दर्ज किया गया था, बाकी के खिलाफ सबूत मिटाने और शरण देने, ये सब सारी चीजों का। लेकिन लोअर कोर्ट ने हैरत अंगेज तौर पर 2006 में इन 9 के 9 लोगों को बरी कर दिया, जिसके बाद ही ये सवाल उठा कि देन नोबडी किल्ड जेसिका, जिस पर फिल्म भी बनी। कोर्ट ने ये जब सबको बरी कर दिया तो बड़ा हंगामा मचा और लोगों में बड़ा गुस्सा आया, और देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए। जो जेसिका की बहन है सबरीला लाल, वो आगे आई और उन्होंने लड़ाई शुरू की। खैर, जब लोअर कोर्ट का फैसला आता है तब गुस्सा बहुत तेज होता है। फिर दिल्ली पुलिस पे उंगली उठती है। तब दिल्ली पुलिस के जो तब के कमिश्नर थे, वो कहते हैं कि अगर हमारी पुलिस ने इसमें गलत किया है जानबूझ के, क्योंकि लोअर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस पे कमेंट किया था कि दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच ईमानदारी से नहीं की, और उसने काम जो किया है वो एक्यूज को बचाने का किया है, ये जजमेंट में था। तो दिल्ली पुलिस की फजीहत हुई, तो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को सफाई देनी पड़ी, और उन्होंने कहा कि हम इसकी इंक्वायरी करेंगे और जो इसमें दोषी होगा हम उसको छोड़ेंगे नहीं। सबसे ज्यादा रडार पर जो महरौली थाने के एसएचओ थे वो थे। उसके बाद चूंकि देश भर में हंगामा प्रदर्शन शुरू हुआ, जुडिशरी के लोग जो चीफ जस्टिस हैं रिटायर्ड, वो लोग सामने आने लगे। तो फिर दिल्ली पुलिस ने, मतलब फरवरी में ये फैसला आता है और मार्च में इस फैसले को चैलेंज करती है। मार्च में हाई कोर्ट इसको एक्सेप्ट करती है, और हाई कोर्ट कहती है कि इसकी ट्रायल जो है बड़ी तेजी से होनी चाहिए और डे टू डे हियरिंग होनी चाहिए। तो 25 दिन तक लगातार इसकी ट्रायल हुई। तमाम गवाह, विटनेस, सबको फिर से बुलाया गया, और 25 दिन तक सबको ये सारी कवायद पूरी हुई। फिर अदालत ने अपना वक्त लिया केस को समझने में, और आखिरकार लोअर कोर्ट के फैसले के ठीक 8 महीने बाद लोअर कोर्ट का फैसला 21 फरवरी 2006 को सुनाया था, जिसमें सबको बरी कर दिया गया था। और हाई कोर्ट ने 20 दिसंबर 2006 को
3-4 लोगों को जो बरी किया, लेकिन जो मेन मनु शर्मा उसको उम्र कैद की सजा सुनाई और हाई कोर्ट ने कहा कि सफिशिएंट एविडेंस है कि मनु शर्मा उस रात वहां मौजूद था और उसने गोली चलाई, उसी ने जेसिका को मारा है। साथ में विकास यादव और गिल और जो तीसरे हैं उन सबको 4-4 साल कठोर परिश्रम की सजा सुनाई जेल में, बट मनु शर्मा को उम्र कैद की सजा दी गई। ये 2006 में हुआ। तो अब जब ये कोर्ट ने सजा सुनाई और कोर्ट ने साथ में लोअर कोर्ट के जिस जज ने फैसला सुनाया था उसके खिलाफ बड़ी कड़ी टिप्पणी भी की कि बीना रमानी जो इस पूरे मामले में जो होस्ट थी, जिसके रेस्टोरेंट में ये सब कुछ हुआ था, उन्होंने बयान दिया था कि हाँ, उस रात मनोज शर्मा की मौजूदगी वहां थी, ये लोग आए थे। तो ये सारी चीजें और आखिरी बार जेसिका के पास वही था, ये सारे सबूत काफी थे। लेकिन हुआ क्या था कि लोअर कोर्ट में जब ये मामला गया था तो लोअर कोर्ट में 2-3 चीजें अजीब हुई। एक, इस केस से जुड़े हुए जितने अहम गवाह थे वो सब हॉस्टाइल हो गए, वो सब बदल गए। जैसे साइन मुंशी जिसने कहा था कि हाँ मैंने देखा था, वो कोर्ट में जाकर कह रहा है कि मैंने देखा तो था, लेकिन इसने ये कहा था कि मैंने गोली चलाते हुए देखा और उसकी गोली से मरी है जेसिका। ये साइन मुंशी का शुरुआती स्टेटमेंट था, लेकिन बाद में जब वो कोर्ट में उसकी गवाही की बारी आई तो उसने कहा कि मुझे हिंदी नहीं आती और जो जो पुलिस लिखा मुझसे बस कहा साइन कर दो तो मैंने साइन कर दिया, लेकिन ये सब मैंने नहीं किया और मैं हिंदी बोल ही नहीं पाता हूँ। तो वो पलट गया। दूसरी एक और थ्योरी उसने दे दी वहीं पे कि जब अदालत ने पूछा कि तो आपने क्या देखा था 29 अप्रैल को रात को, तो उसने कहा कि हाँ मनु शर्मा आया था, उसने ड्रिंक मांगी थी और ये मनु शर्मा था, पर इसने गोली चलाई थी वो छत पे चलाई थी धमकाने के लिए सिर्फ, जेसिका के ऊपर नहीं चलाई थी। जेसिका को जो गोली लगी वो किसी और ने चलाई थी और वो कौन था तो उसके बारे में अजीब अजीब बयान की वो लाइट रंग का शर्ट पहना हुआ था, हाफ बाजू की शर्ट थी और वो कभी न मिला न पहचाना गया। वो एक काल्पनिक कैरेक्टर था जिसके बारे में बोल रहा था। अच्छा, वो पिस्टल कभी लाइफ में बरामद नहीं हुई जिससे गोली चली थी। तो अदालत में मामला यूं उलझ गया कि जेसिका लाल पे 2 अलग-अलग बंदूक से गोली चली। एक गोली जो चलाई मनु शर्मा ने वो छत पे लगी और दूसरी जो चलाई थी वो जेसिका को लगी। वो दूसरी जिसने चलाई वो पुलिस साबित नहीं कर पाई। दूसरा एक और यहाँ पे ये हुआ कि जो 2 खोखे मिले थे स्पॉट पे जो चले थे मनु शर्मा के बंदूक से, बंदूक तो बरामद हुई नहीं थी, लेकिन उन खोखों की जब फॉरेंसिक जांच की गई तो उस जांच रिपोर्ट भी अजीब आ गई कि ये दोनों खोखे 2 अलग-अलग बंदूक से चले हैं। अब अदालत के सामने है कि 2 बंदूक की जब थ्योरी आ गई और फॉरेंसिक रिपोर्ट ने भी जब अपनी पहली रिपोर्ट में कह दिया ये दोनों खोखे जो मिले हैं 2 अलग-अलग पिस्टल से चले हैं, तो वो लोग को साइन मुंशी के बयान पर भी थोड़ा यकीन करना पड़ा और जिसकी वजह से लोअर कोर्ट ने उन लोगों को बरी कर दिया। लेकिन हाई कोर्ट ने इसका उल्टा किया। हाई कोर्ट में जजमेंट से पहले 1-2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हुई जिसमें मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा कि तहलका ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया और उसने जो स्टिंग ऑपरेशन किया वो साइन मुंशी का किया और साइन मुंशी के पास तहलका की टीम ये बन के गई कि इसको एक फिल्म में हीरो कास्ट करना है। तो साइन मुंशी बड़ा खुश और ये बंगाल का रहने वाला साइन मुंशी। तो जो अंडर कवर रिपोर्टर है उसने कहा कि इसमें एक प्रॉब्लम यह है कि ये फिल्म तो थी पर लेकिन आपकी हिंदी तो अच्छी है नहीं, तो आप डायलॉग डिलीवरी कैसे करोगे? तो वो फौरन बोला कि अरे मेरी हिंदी बहुत अच्छी है, आप मुझे कोई भी डायलॉग दो, मैं फर्रातेदार बोलूंगा। और स्टिंग ऑपरेशन के दौरान उसे कई डायलॉग दिए गए और उसने धारा प्रवाह बोला और चैनल पे चला इसका स्टिंग ऑपरेशन। तो एक ये एस्टेब्लिश्ड हो गया कि उसको हिंदी आती है, उसने अदालत में झूठ बोला। और दूसरा इसी दौरान में एक और स्टिंग ऑपरेशन चला जिसमें यह हुआ कि विनोद शर्मा जो मनोज शर्मा के फादर हैं उन्होंने तमाम अहम गवाहों को पैसे देकर खरीदे और ये जिन जिन लोगों को पैसे दिए गए और जिन जिन लोगों के जरिए दिए गए वो सबका स्टिंग ऑपरेशन हो गया। ये सब भी चैनल पे चला। तो ये 2 अहम चीजें आ गई। और तीसरी जब अहम चीज ये कि जब मनु शर्मा को गिरफ्तार किया गया, पुलिस कस्टडी में था, तो उस पुलिस मनु शर्मा के बयान का ऑडियो टेप था।
जिसमें उसका इकबालिया बयान था मनु शर्मा का, और उसने अपने बयान में एक जगह ये कहा था, और ये पोर्शन भी मीडिया में लीक हुआ और बाकायदा ये चैनल पे चला। उसने माना कि हाँ, जैसिका लाल को उसने गोली मारी थी और जैसिका लाल का कत्ल उसने किया। और पूछा गया कि उस ऐसा क्यों किया, तो उसने कहा कि मैं उसे ड्रिंक मांग रहा था, वो लगातार मना कर रही थी, मैंने उसे 1000 रुपए का नोट दिया, उसने फिर भी मना किया। मेरे दोस्त मेरे साथ थे, मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, बेइज्जती महसूस हुई कि ये मुझे कैसे मना कर सकती है ड्रिंक देने से। बस इसी गुस्से में मैंने उसे मार दिया। तो ये ऑडियो टेप था दिल्ली पुलिस का इकबालिया बयान, जो बाद में चैनल पर आया लोअर कोर्ट के फैसले के बाद। तो ये सारी चीजें जब सामने आई, उसके अलावा फिर फॉरेंसिक रिपोर्ट जब आई, तो पता चला कि कुछ फॉरेंसिक लोग, लैब के लोग भी उसमें मिले हुए थे। इसीलिए उन्होंने गलत रिपोर्ट बनाई कि ये 2 अलग-अलग पिस्टल से गोली चली है, जबकि दोनों खोखे एक ही पिस्टल से गोली चली थी। तो उस फॉरेंसिक की जांच में भी पता चला कि वहां पे भी घालमेल हुआ था। मतलब आप साजिश का लेवल देखिए कि कहां-कहां तक सेटिंग हुई थी। दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से जांच की, गवाहों को तोड़ा मरोड़ा गया, गवाह खरीदे गए, फॉरेंसिक रिपोर्ट तक बदल दिए गए। बट हाई कोर्ट ने ये कहा कि ये दुनिया जानती है कि ये कत्ल किसने किया, और इसीलिए लोअर कोर्ट को बहुत सारे ऐसे सबूत थे लोअर कोर्ट के पास, जिससे के बाद उसे छोड़ना नहीं चाहिए था, लेकिन उसके बाद भी लोअर कोर्ट ने छोड़ा। इसके बाद 2006 में ही हाई कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुना दी। इसके बाद फिर अपील की मनु शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में हाई कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा और कहा नहीं, उम्र कैद ही होगी। और उम्र कैद मीन्स 14 या 20 साल नहीं, जब तक इसकी उम्र है तब तक ये जेल में रहेगा। तो ये पूरा मामला शायद कब का दफन हो चुका होता, खत्म हो चुका होता, अगर इसमें आम लोग आगे न आते, मीडिया न आते, और मीडिया ने अपना रोल ईमानदारी से न प्ले किया होता, तो शायद जेसिका का कोई भी कातिल इसमें पकड़ा नहीं जाता। खैर, आज की कहानी हम यहीं खत्म करते हैं। कल फिर एक नए कहानी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप अपना खूब ख्याल रखिएगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब बहुत ही स्लो कर रहे हैं, जिसकी वजह से मेरा ये चैनल बहुत स्लो ग्रो कर रहा है। आपका प्यार बहुत ज़्यादा मिलता है, व्यू ठीक-ठाक आ जाते हैं आप लोगों की सपोर्ट से। लेकिन अगर आप इस चैनल को लगातार सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा हमारे वीडियो को, ताकि सब्सक्राइबर बढ़े, तो हम इसी तरह से नए और भी केस और कहानियां लेके आ सकेंगे। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। मैं अभिषेक सिंह और आप देख रहे थे क्राइम सिटीज। धन्यवाद।